हेलो। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया आनंद में हो? ये कुछ कॉन्फिडेंस आया तुम लोगों को? नमस्ते नमस्ते। तो कैसी फीलिंग आई तुम लोगों को इस बार मेंस का पेपर देख के? हाँ। जब तुम्हारे इंस्टीट्यूट की चारों तरफ चर्चा है, तो कैसे मतलब ऐसे फीलिंग आती है तुम लोगों की एकदम सही जगह है या नहीं आती? ये कुछ तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही ठीक है कि जो है वो कोई समस्या रहती नहीं है। और जब से जो है वो पढ़ाया है, तब से जो है वो पढ़ाता हूँ वो आ जाता है। अब राम जाने क्या क्या चक्कर है, 3 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो सिक्स सेंस काम करता है या पता नहीं क्या। लास्ट तक मैं लगा रहता हूँ क्या कि जो है ना, ये और करवा देते हैं, ये और करवा देते हैं, इससे और आ जाएगा। हाँ। संडे सैटरडे तो ऑफ था ना तुम्हारा, 5 दिन क्लास होती है, वापस चालू कर दे। 2 दिन तो मेरे को भी चाहिए ना, परिवार के लिए, शरीर के लिए, सब ऐसे मतलब तुम क्या मुझे पढ़ा पढ़ा के उम्र से पहले ज़्यादा समझदार और जो है वो मतलब बूढ़ा करोगे क्या? तो बूस्टर सुपर डुपर। अरे बस बहुत है। तो क्या अच्छा लगा शालिनी जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने एक एक स्टूडेंट बूस्टर फैमिली में जोड़ा। पर अब लगता है कि सही प्लेटफॉर्म पर है। अब रेगुलर ही लेता हूँ मैं क्लास। कब रेगुलर नहीं लेता, रेगुलर लेता हूँ। अब तुम लोग अब संडे सैटरडे तो मेरे को भी दो ना भाई, घर में लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। और थोड़ा मेरे जीवन के बारे में भी सोचो तुम लोग। वैसे मैं 15 से 20 दिनों की जो है वो छुट्टी और ले रहा हूँ। तो अगर मैं छुट्टी लूँगा तो आप लोगों के लिए और लाभदायक होएगी, है ना? तो तैयारी करें, आगे बात करें। सर अब एक्स सर्विसमैन के लिए एक वीडियो बनाओ, जल्दी बनाएंगे। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी। पहले चैप्टर में किस किस को मजा आया? हाँ। तो वीकेंड की रिक्वायरमेंट मेरे को भी है, जो है वो ज़रूरी है। देखो, अब आगे बात करें। शुरू से लगता था बूस्टर बेस्ट है। चलो बढ़िया। हिंदी की ज़रूरत है तुम्हें। 16 अगस्त को सुबह 9 से 11 हिंदी की ही क्लास होएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट होगा और साइंस में आपकी जो है वो जो पोर्शन चल रहा है वो कंप्लीट होगा, अगले दिन से आपका जो है वो ज्योग्राफी लग जाएगा। कल सुरेश सर आए थे, मिले नहीं तुम सुरेश सर से? है ना? अब बात करते हैं। और आगे हमने स्टार्ट जो बात की थी, कौन से एक्ट तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने? कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर इतने एक्ट तक पढ़ लिया था। कैसा लगा तुम्हें ये टॉपिक? उसके बाद में कल मैं संविधान सभा सुबह ही पढ़ाऊंगा 7:30 बजे, याद रख लेना। कितने बजे? सुबह 7:30 बजे पढ़ाऊंगा। अपन ने कहां तक पढ़ लिया था एक बार मुझे बताएं सभी लोग। नहीं, 1935 तक कहां पढ़ लिया था? वो तो मैं तुम्हें ऐसे लेके गया था 1935 तक। पढ़ कहां लिया था 1935 तक? अरे भोले आदमी हो, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? याद नहीं है तुम्हें? मतलब न पढ़ाया वो भी याद है तुम्हें? क्या बात है, गजब। और जो पीडीएफ मिली उससे क्या मतलब तुम लोगों को जो है वो मजा आया? पीडीएफ जो है वो कुछ फॉर्मेटिंग अच्छी मिली, कुछ अलग मिला कंटेंट? अरे देवताओं, तुम लोगों को मैंने इतना ही तो पढ़ाया और तुम लोग जो है वो हाथों हाथ कर रहे हो कि सर हमने तो 1935 तक पढ़ लिया। कब पढ़ लिया 1935 तक? मैंने 1961 आप लोगों को ढंग से याद करवाया था, 1861, और उसके बाद में 1892 पे आया था। 1892 तक पढ़ाया था और 1892 तक आया, तब तक मैंने एक कहानी बनाई थी तुम्हारे लिए। और वो कहानी तुम्हें थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी कि उस कहानी से तुम्हें थोड़ा सा मजा आया था। लेकिन क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? हाँ। सर काफ़ी चेंज हो गए आप तो, अब सब यही बोलते हैं। हाँ बताओ, कुछ प्रश्न पूछ लूँ तुम लोगों से? तो थोड़े से प्रश्न पूछ लेता हूँ, उसके बाद में आगे चलता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और कार्यकारी परिषद के अंदर जब विवाद चल रहा था तो कौन सा एक्ट आया? ये बताओ मुझे। सुप्रीम कोर्ट और कार्यकारी परिषद के अंदर जो विवाद चल रहा था तो उस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, उनके बाद में कौन सा एक्ट आया? बताओ यार थोड़ा तो। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अरे होशियार टाबर हो तुम लोग तो जब आपकी कार्यकारी परिषद में 4 और 1 सदस्य लड़ रहे थे तो फिर कौन सा एक्ट आया जिसने कार्यकारी परिषद में एक व्यक्ति की संख्या ही कम कर दी? वो कौन सा एक्ट था? एक बार बताओ यार तुम लोग, तब मुझे भी पता चले कि हाँ सर ये तो बात याद आ रही है। तो वो कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट था। और उसके बाद में दोस्तों जब हम आगे चलते हैं तो वो कौन सा एक्ट था जिसमें जो है वो इन लोगों को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 20 वर्ष के आगे का अधिकार दे दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए, लेकिन चाय एवं चीनी का अधिकार दे दिया गया। निजी व्यापार पे तो पहले ही प्रतिबंध था। तो ये मामला आपके साथ ईसाई धर्म के प्रचार की बात कही, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दे दिए। तो वो कौन सा एक्ट था?
अरे वाह, 1813 का एक्ट था, गजब होशियार टाबर हो गए। वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर भारत को एकदम प्रॉपर तरीके से ब्रिटिश शासन ने उपनिवेश मान लिया था और ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा? आपके जो है वो कार्यकारी परिषद में एक मेंबर एक्स्ट्रा जोड़ा जो कि विधि सदस्य बना, जिसके बाद में विधि आयोग बना, वो अस्थायी सदस्य था। आपके यहाँ दास प्रथा के उन्मूलन की बात चली और ये दोस्तों और बंबई और मद्रास एकदम अधीन आ गए थे। वो कौन सा था? 1833। ओके। और वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर आगे 20 साल की बात नहीं कही गई? जिसके अंदर आगे 20 साल की बात नहीं कही गई, बस इतनी सी बात कही गई कि दोस्तों आपके यहां पर जो है वो आगे ठीक है अस्थायी विधि सदस्य को हम जो है वो परमानेंट कर देते हैं। भारत के गवर्नर जनरल जो था उससे बंगाल थोड़ा अलग करके बंगाल के लिए अलग से एक गवर्नर बैठाया गया और यहां पे हमने विधायिका तथा कार्यपालिका के सदस्यों को अलग किया। और विधायिका के अंदर आप लोगों के जो थे वो 6 मेंबर एक्स्ट्रा भी आए और ये 6 नए सदस्य, 4 प्रांत से, एक सीजे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रधान सेनापति, 4 ये, एक गवर्नर जनरल। याद है तुम लोगों को? 1853। फिर 58 के एक्ट के अंदर जो है वो 1857 की क्रांति के बाद में 3 चेंज होते हैं और वो 3 चेंज में पहला चेंज था कि कंपनी से क्राउन तक चले गए। कंपनी से क्राउन तक चले गए तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह जो है वो दोस्तों कौन आया? तो याद रख लेना आप लोग कि कंपनी से जो है वो दोस्तों क्राउन तक चले गए और गवर्नर जनरल से वाइस राय तक चले गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट आपका जो है वो आपका ये जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी जगह भारत सचिव आ गया। कौन आ गया? भारत सचिव आ गया। फिर हमने आगे पढ़ा 1861 में हमने विकेंद्रीकरण अपनाया। विकेंद्रीकरण अपना के मद्रास आपके जो है वो मद्रास और बंबई को पुनः अधिकार दिए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य की जो है वो वृद्धि की गई। उसके बाद में अध्यादेश की पावर मिली। बंगाल, पंजाब इनकी अपनी अपनी विधान परिषदें बने और जो पहले 12 मेंबर थे उसमें गैर सरकारी सदस्य बंगाल के जो बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को जो है वो इंक्लूड किया गया। याद आया? और पोर्टफोलियो व्यवस्था जो मैंने बताई थी कि मंत्री की तरह जो विभाग बांटे गए वो इस समय बांटे गए। अब चले आगे। तो अब जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो 2-3 रिदम बना के वापस समझाऊंगा, लेकिन अब तक का मामला अंडर कंट्रोल किसके है कि 1892 में उस जो आपकी विधान परिषद थी उसको 10 से जो है 16 तक कर दिया, प्रांतों में भी विधान परिषद बना दी, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, लेकिन यह अधिकार नहीं दिया कि तुम अनुपूरक प्रश्न पूछ लो। बहस का अधिकार दे दिया लेकिन मत का अधिकार नहीं दिया गया। तो दोस्तों जो है बहस का अधिकार था बट मत का नहीं था। प्रश्न पूछ सकते थे बट अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये सारी चीजें, मामला अंडर कंट्रोल है। ओके, तुमने पिछले 2 दिनों में मुझे थोड़ा बहुत मिस किया? अगर किया तो तुम्हारा पढ़ाई में मन लग चुका है ना? और किसी चीज़ की वैल्यू तभी होती है जो वो थोड़े कुछ अंतराल में, जो अगर सारे दिन में सुबह शाम तुम्हें दिखूं तो फिर क्या ही मतलब रहा, है ना? तो अगर तुम लोग पढ़ाई को मिस करने लगे हो, मेरे को तो तुम मिस क्या ही करोगे। मेरे तो जो है वो दिन नहीं रहे अब कि तुम मुझे मिस करो। लेकिन मुद्दे की बात है कि अगर तुम लोग पॉलिटी को मिस कर रहे थे तो इसका मतलब है तुम्हें ये सब्जेक्ट अच्छा लगने लग गया। जिन लोगों को पिछले 3 दिनों से ये था कि ये टॉपिक खत्म हो के अब थोड़ा सा जो है वो नया जो है वो टॉपिक चालू है, तो इसका मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। कोई कोचिंग, वो एक, मैं किसी कोचिंग या टीचर को उसी को मानता हूँ जिसके बच्चे में ये इच्छा हो कि मेरा टीचर और मेरी कोचिंग अगली क्लास कब आएगी। जिस तरीके से केजीएफ के बाद में केजीएफ पार्ट 2 का इंतज़ार रहता है और आपके जो अभी कल्कि के बाद में इसके पार्ट 2 का इंतज़ार रहता है, तो उसी तरीके से अगर आपकी इच्छा अपने टीचर से जो है वो कल पढ़ने की भी रहती है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है और संस्था आपके साथ न्याय कर रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके यहाँ भारत परिषद अधिनियम के बारे में। मार्ले मिंटो, अरे भाई इनका नाम याद रख लो पहले तो, कि भारत सचिव जो थे वो जॉन मार्ले थे। मिंटो हमारे जो थे उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। क्या थे दोस्तों? गवर्नर जनरल थे। मिंटो जो है ना वो पहले से ही ऐसे मिंटो ही था। ये मतलब है इसकी उद्देश्य शुरू से ही क्या था कि भारत में किसी न किसी तरीके से सांप्रदायिकता के जो बीज बोए गए थे ना उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालूं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालूं, इसका यही काम था। सारे दिन ये यही करता था। ये जो मुस्लिम लीग वाले घूमते थे ना सारे दिन, इसको जो कचौरी पकड़ाने के लिए, मतलब सारे दिन इसी के चक्कर में जो लगे रहते थे कि कैसे न कैसे कुछ मिल जाए,
कुछ जो है वो मिल जाए। तो लॉर्ड मिंटो जो था वो कहीं ना कहीं बायस था, और वैसे तो सारे गवर्नर जनरल खराब थे, कौन अच्छा तो इनमें कोई था नहीं, हमें तो इनको निकालना ही था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो है जब ये सुधार आया भारत में, तो प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। क्या गुरुजी तुम्हें ध्यान है? प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, ये तो हमें पता है सर, इसमें तो कोई वो बड़ी बात ही नहीं है, ये हमें पता है। और ये जो केंद्रीय विधान परिषद है वो 16 से बढ़कर अब 60 हो गई, 16 से बढ़कर अब क्या हो गई, 60 हो गई, ये भी हमें पता है। अब दोस्तों जो है वो आगे बात करते हैं, प्रांतीय विधान परिषदों में जो है वो सदस्यों की संख्या हर जगह अलग अलग हो गई, ये भी हमें पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पीछे आपने अधिकार दिए थे वो थोड़े से अधिकार हमें और दो। पहले हम प्रश्न पूछ सकते थे, अब हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम क्या पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये ठीक काम किया कि केंद्र और राज्य की जो विधान परिषदें थे वहां पे हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का हक मिल गया। आपका प्रश्न जैसे आपने पूछा कि भाई इस विभाग के तहत इसके तहत इतना खर्च किया गया, जो कि जो है वो गलत, मतलब कितना खर्च किया गया, तो फिर अगले ने बोल दिया कि 100 रुपये खर्च किया, मान लो 100 करोड़ खर्च किया। अब आप कुछ नहीं पूछ सकते आगे कि कहाँ कहाँ किया, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कौन सी मद पे किया, यहाँ किया तो ये ज़्यादा खर्च था, नहीं पूछ सकते। लेकिन सप्लीमेंट्री प्रश्न का मतलब है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ महोदय 100 करोड़ खर्च किया, क्या उन्हीं मदों पे किया गया जिन मदों के लिए पैसा दिया गया था? क्या यहाँ ज़्यादा खर्च तो नहीं किया गया? ये पैसे में जो है वो खर्च जो किया गया वो अलग अलग विधान परिषदों में सही तरीके से नहीं किया गया, हर विधानसभा क्षेत्र को मिला या नहीं मिला? तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का पावर मिला हमें। उसके बाद में दोस्तों पहली बार भारतीयों को वायसराय की गवर्नर कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। मतलब यहां से पता चल रहा है कि राज अपना आ रहा है, राज अपना आ रहा है। और अंग्रेज हमें संतुष्ट करने में लग गए थे, अंग्रेज हमें क्या करने लग गए थे, संतुष्ट करने लग गए थे कि ठीक है अब थोड़ा थोड़ा इनको गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में लाओ, उसके बाद में जो है वो 3 मेंबर तक ले जाओ। लास्ट में तो हम ये तक मांग करने लग जाते हैं, जब हम लोग जो ने डोमिनियन स्टेट की बात कही थी तो हमने कहा कि तुम बस नाम मात्र के रह जाओ, सब कुछ हमें दे दो। लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि डोमिनेट स्टेट वेटेड कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो फिर आगे की वो कहानी तुम कभी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना। तो याद रखिए भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, और पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगर कोई पूछ ले जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी ना 1+5 वाली, उसमें अब एक भारतीय भी हो गया, उसमें एक भारतीय भी हो गया। लेकिन मिंटो ने जो सबसे बड़ी समस्या पैदा की थी भारत में वो ये की थी कि पृथक निर्वाचन मंडल उन्होंने स्टार्ट किया। जो निर्वाचन की पृथक निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी ना ये अपने आप में बहुत दोषपूर्ण थी, और बहुत दोषपूर्ण इसलिए थी क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो है वो सीटें हैं, एससी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है, सीटें आरक्षित है। और हम जो है नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए भी आरक्षित करने वाले हैं। आरक्षित होने में कोई गलत बात नहीं है कि आप माइनॉरिटीज के लिए अगर सीटें आरक्षित कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से या आपके लोकसभा क्षेत्र से मान लो कि ये सीट इस चीज के लिए रिजर्व्ड है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। एससी एसटी के लिए हमारे यहाँ रिजर्व्ड है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि इनको वोट देने वाले भी केवल एससी वाले ही होंगे या वोट देने वाले भी केवल एसटी वाले ही होंगे, तो गलत बात है। फिर हमारे वोट की क्या वैल्यू रही? फिर हमारे वोट की वैल्यू तो रहनी चाहिए ना। हाँ ये आपने कह दिया कि इनका प्रतिनिधित्व कम है, ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम है, या उस समय उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज का प्रतिनिधित्व कम है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, पृथक निर्वाचन मंडल अपनाएंगे। मतलब ये अगर माइनॉरिटी की सीट है तो यहाँ पे चुनाव में खड़ा भी कौन होगा? जो माइनॉरिटी का होगा, और वोट भी कौन देगा? जो माइनॉरिटी का होगा। तो फिर मेजोरिटी की बात ही कौन करेगा? कोई सर्वधर्म संभाव की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे वोट ही नहीं चाहिए मेजोरिटी के, उसे हिंदू वोट ही नहीं चाहिए, सिख वोट ही नहीं चाहिए उसे। वो क्यों बात करेगा भाई सेक्युलरिज्म की? उसे मतलब ही नहीं है। उन्हें तो बात ही अब केवल और केवल मुस्लिम मतदाताओं के लिए करनी है, तो वो बात केवल मुसलमान की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, या मेजोरिटी के खिलाफ बात करेंगे। वो अच्छी बात तो नहीं करेंगे ना। ये सबसे बड़ी दोषपूर्ण बात थी। भारत में सांप्रदायिकता का जो है वो विकास तो जो है वो 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने करना स्टार्ट कर दिया था। फूट डालो राज करो की नीति के तहत है। उसके बाद में चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो, चाहे सर सैयद अहमद अली को साथ लेके उन्हें जो है वो रखना, उसके बाद में मुसलमानों को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति हो, हिंदुओं को थोड़ा अवॉइड करने की प्रवृत्ति हो। लेकिन दोस्तों याद रखना, हाँ ये मैंने नोट्स अपलोड करवा दिए हैं,
अगर नहीं है ना तो टेक्निकल टीम को कॉल कर लेना। हर बच्चे को, जैसे क्लास देखोगे ना, नीचे व्यू पीडीएफ आएगा, डाउनलोड मत करना, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करोगे पीडीएफ मिल जाएगी, 11 पेज प्रिंट निकलवा लेना। नवरात्र तक सारे नोट्स आ ही जाएंगे, तब तक थोड़ा संयम रख लो। तो पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा पेश की गई, और इसे जो है इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नहीं लगा ना तुम्हें इसकी अच्छी बात है एक भी? बताओ, एकदम क्लियर है? ये किस किस को क्लियर है मुझे ये बताओ। ये किस नोट्स मिल गए? पीपीटी अच्छी बनाई? हाँ, तो हमारे यहाँ पीपीटी भी कुछ अलग तरीके से बनती है, पीडीएफ भी अलग तरीके से बनती है। इस पीडीएफ के अंदर भी मैं पास बैठता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ हो भले, उसमें फाइनल टच मैं ही देता हूँ। ऑपरेटर मेरे पास बैठता है, 1.5 घंटे तक मैं उसे बताता हूँ कि किसे हाईलाइट करना है, किसे बॉक्स में रखना है, किसे कंपैरेटिवली दिखाना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे याद करना है। ये पूरा करवाने के बाद डेली 2 घंटे में प्राण पीता हूँ ऐसे, तभी जाके कंटेंट धीरे धीरे थोड़ा और ठीक हो जाएगा। मिल गए नोट्स? बहुत बढ़िया। हाँ, दिवाली तक क्या, नवरात्रा तक क्या आ जाएगी। हम्म, चले आगे। तो ये याद रखना है तुम लोगों को। तो आप लोगों ने जो है वो सारी बातें क्लियर की। 1861 में, 1858 में, 1853 में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। 1853 में आपने कहा कि कार्यपालिका विधायिका को अलग किया गया। फिर 1861 में आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों को जोड़ा गया। फिर 1800 जो है वो दोस्तों आप लोग 92 में कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या किया गया, विधान परिषद और इनकी संख्या बढ़ाई गई। फिर अब 1909 के अंदर और संख्या बढ़ाई गई, यहाँ तक मामला आ गया। और कभी भी है ना, बिना मतलब डाउट में नहीं रहना। जब अगला आप लोगों से 1892 1909 को कभी भी याद करना पड़ जाए ना, तो ऐसे याद अच्छे से करना है भाई साहब कि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि केंद्र की विधान परिषद जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 16 तक होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 60 तक होनी चाहिए। राज्य की विधान परिषद की जो संख्या वो पहले भी बढ़ी थी, इसमें भी थोड़ी और बढ़ा दी गई। इन्होंने पहले प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था, इन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? अनुपूरक प्रश्न पूछने का। इन्होंने बहस का अधिकार दिया था, इन्होंने मतदान का अधिकार दे दिया। इन्होंने क्या दे दिया? मतदान का अधिकार दे दिया। और उसके साथ साथ जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल, और वो भी किसके लिए दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रक्रिया? वो भी मुस्लिम समुदाय के लिए जो दी गई, जिसे जो है वो दोस्तों आप लोगों ने अब पढ़ लिया। ये ऐसे कंपैरेटिवली याद होना चाहिए। चलो आ गया? हाँ चलो आ गया। चोर, अब 2 एक्ट और पढ़े। नाम है जी, क्योंकि उसके बाद में कोई पूछेगा सर जो है वो भारत परिषद एक्ट क्यों है, कंपनी वाले चार्टर एक्ट आ रहे थे उस समय। उसके बाद में आपको पता है कि 1853 के अंदर जो है वो आप लोगों ने देखा कि जो है उसके बाद में 1858 में भारत परिषद बन गई, जिसका जो है भारत सचिव हेड होता था। तो सारे ही एक्ट आए वो भारत परिषद के माध्यम से आए, क्योंकि भारत सचिव खुद जो है वो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। उसकी 15 सदस्य एक परिषद हुआ करती थी, तो उसके थ्रू जितने भी आए तो उसे भारतीय परिषद अधिनियम कह देते हैं। बताओ। श्योर? चलो आगे, अब आगे बात करते हैं। और अब दोस्तों आपके 1919 मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस अधिनियम को जो है वो अनाउंसमेंट पता है कब कर दिया गया था? याद आ रहा है तुम लोगों को? ये जब होम रूल आंदोलन चल रहा था 1916 में। तो जब हमारा होम रूल आंदोलन चल रहा था ना 1916 में, उस होम रूल आंदोलन के समय जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो अगस्त घोषणा के तहत जो अनाउंस कर दिया था कि टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए हम लोग जो है वो जल्दी एक एक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत आपकी शासन में भागीदारी बढ़ाई जाएगी, आपको राइट्स दिए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, कल सुबह 7:30 ही होगी क्लास, कल सुबह 7:30 ही क्लास होगी। हाँ, आज तो जो है वो 2-3 दिनों से पता नहीं ठीक ही था, लेकिन जो है वो जुकाम ज़्यादा होने की वजह से टॉन्सिल और एक कान दुखने लग गया। आजकल पता नहीं किसकी नज़र लगी है, नए नए रोग हो रहे हैं। मेरे तो जीवन में पहले बुखार ही नहीं चढ़ती थी, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। तो सुबह जो वो टॉन्सिल जो है वो जब उठा तब ऐसे हो रखे थे कि तब बोला नहीं जा रहा था, और वो उसकी वजह से जो है वो कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, तो कान भी दर्द कर। मैं सुबह सुबह देखे मैं कान थोड़ा गर्म कर तेल ताल गाले, और भी बाद में हाँ। तो सुबह क्लास नहीं, लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो सुबह 7:30 बजे क्लास होगी तो होएगी, ठीक है।
हाँ, ये शिव ने पूछा कि सर गैर सरकारी सदस्य, गवर्नर जल की कार्यकारी परिषद अलग है और वहां पे विधान परिषद नहीं आ रही क्या? याद आ रहा है? पहले 12 जने थे, फिर उसमें गैर सरकारी सदस्य बंगा विस्तारित परिषद जिसके अंदर विधान परिषद जो थी केंद्र की, तो पहले 12 मेंबर थे। फिर उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के जो है वो 3 बंगाल, वो आपके बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सरदिनकव राव जो है आप लोगों ने याद किया। फिर बाद में उसकी संख्या 16 से बढ़कर जो है वो क्या हुई, बाद में संख्या जो है वो 16 चली गई, फिर 16 से 60 हुई, वो याद है? हाँ, डन, चलो आगे। हाँ, कल बूस्टर टॉपिक क्लास होएगी। और कल आपका इको सर्वे का पहला चैप्टर के लिए कौन तैयार है? कल इको सर्वे के पहले चैप्टर के लिए कौन तैयार है? अभी कब तक है क्लास? जब तक है 1935 तब तक है क्लास। इस अधिनियम के तहत जो है वो दोस्तों हम लोगों ने केंद्र और राज्यों के मध्य सब्जेक्ट बांट दिए और कहा कि ये सब्जेक्ट केंद्र के हैं और ये राज्यों के हैं, का जायज बात है। फिर राज्यों को जो सब्जेक्ट हम लोगों ने दिए, राज्यों को जो सब्जेक्ट दिए गए, वो सब्जेक्ट दोस्तों आप लोग याद रखना, उन सब्जेक्टों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। उन सब्जेक्टों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, 2 भागों में बांटा गया। और दोस्तों याद रखें, हस्तांतरित विषय वो थे जो जनप्रतिनिधियों को दे दिए गए, मतलब जो है वो दोस्तों विधान परिषद को दे दिए गए। लेकिन काम काम के सब्जेक्ट जो है वो दोस्तों किसने रख लिए? गवर्नर ने रख लिए। ये मैंने पहली वाली क्लास में ही याद करवा दिया था ना? हाँ, करवा दिया था ना, ये याद कि जो है वो हमने स्टेट के अंदर द्वैध शासन प्रणाली अपनाई, जिसमें मान लो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वो तो रिजर्व्ड कैटेगरी में रखे और उसके ऊपर तो कानून कौन बनाता था? गवर्नर। और जो काम के नहीं थे, जिनमें ज़्यादा रेवेन्यू नहीं था, जिनमें ज़्यादा पावर नहीं थी, वो सारे के सारे जनप्रतिनिधियों को दे दिए, मंत्री बनो और विधान परिषद संभाले। उसके बाद में केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली स्टार्ट हुई। मतलब केंद्र में इतनी देर तक आपकी एक विधान परिषद ही थी, लेकिन अब आपकी राज्यसभा, लोकसभा, उस तरीके से जो है वो दोस्तों केंद्र के अंदर जो है वो क्या, द्विसदनात्मक प्रणाली स्टार्ट हुई। उसके साथ साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है वो दोस्तों व्यवस्था प्रारंभ की गई। महिलाओं को भी जो है वो वोट का अधिकार दिया गया। केंद्र और राज्य, जब अब केंद्र और राज्य को आपने बांट ही दिया, अलग अलग है, तो जब अलग अलग बांट दिया तो दोनों का बजट भी जो है वो अलग अलग ही होगा। दोनों का बजट भी जो है वो अब अलग अलग ही होगा। और गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में 8 में से 3 भारतीय होंगे। अब तक कितना? 1 भारतीय था, अब कितना? 8 में से 3 भारतीय होंगे। और जब सारी बातें हो गई तो उसके साथ साथ एक बात ये भी बात हुई दोस्तों, और वो क्या बात हुई आप लोग याद रखना, कि यहाँ पे मुस्लिमों के बाद अब सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया कि इस सीट से तुम ही लड़ोगे, तुम ही वोट दोगे। और उसके साथ भारतीय के कार्यों की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी जो है वो इंडियन हाई कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया, जिसका वेतन भी भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, जिसका वेतन भी भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात कही गई। अब क्या गुरुजी, चीज़ा तो बहुत है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा बताओ, आप हमें थोड़ा सा और समझाओ, तो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, अच्छे से समझाता हूँ। 2 मिनट रुको, ठीक है? अब बात करें दोस्तों आपके यहाँ पे, क्या बात करें अपन, कि 1919 का जो एक्ट है, इस 1900 एक्ट के अंदर जो है वो जो आपके विषय जो थे, जो आपके विषय जो थे वो केंद्र और राज्य में अलग अलग बांट दिए गए। जी जी, आज तो बात ठीक करी कि केंद्र थे तारो राज अलग करो, राज्य थे तारो राज अलग करो। तो ये तो बात हो गई केंद्र और राज्य में विषय का बंटवारा, ये पहली चीज क्लियर हुई, विषय का बंटवारा। फिर हम लोगों ने केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई। क्या अपनाई? द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई। और द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि आपके 2 सदन होंगे, जिसमें एक आपका लोकसभा और एक आपका
राज्यसभा, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। पर राज्य में हमने द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं अपनाई, राज्य में हमने द्वैध शासन प्रणाली अपनाई। दो शासन काम कर रहे हैं एक साथ, द्वैध शासन प्रणाली अपनाई। इसका मतलब क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली अपनाई, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो राज्य को सब्जेक्ट मिले थे उन सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, जिसमें आरक्षित विषय जो थे, जिसमें गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट थे, वो तो पावर किसके पास रही, गवर्नर, उससे संबंधित मंत्री, उससे संबंधित नियम तो गवर्नर के चलते थे। और जो दोस्तों आप लोगों के हस्तांतरित विषय थे, जैसे कृषि, पशुपालन, सहकारिता, जिसमें ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है, ज़्यादा पावर वावर नहीं है, तो हस्तांतरित विषय जो है वो किसको दे दिए गए, विधान परिषद को, मतलब जनप्रतिनिधि को दे दिए गए। ये बताओ किस किस को क्लियर। आंग्ल भारतीय जो बताऊँ आया रबट रह गया, एंग्लो इंडियन, है ना, बताओ ये चीज क्लियर हुई। द्विसदनात्मक और द्वैध शासन, इन दोनों में अंतर है। द्विसदनात्मक का मतलब दो सदन हो गए जी, क्या हो गए, दो सदन हो गए। और दोस्तों याद रख लेना कि इस द्वैध शासन प्रणाली का मतलब शासन के ही दो रूप थे। मतलब मान लो 10 सब्जेक्ट है या 10 मंत्रालय हैं, उनमें से 5 मंत्रालय तो गवर्नर अपने पास रख रहा है और 5 मंत्रालय जो है वो दोस्तों विधान परिषद को दिए जा रहे हैं। क्यों कि अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय भी पूरा राज खुद नहीं कर सकते, इन्हें अभी भी राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत है, इन्हें अभी भी राजनीतिक साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय एक साथ अभी राज नहीं कर सकते, तो हम इन्हें केंद्र में तो मंत्रालय नहीं दे सकते, लेकिन राज्यों के अंदर भी अगर हम देंगे तो एक बार हम प्रैक्टिकल बेस पे देखेंगे कि ये मंत्रालय कैसे चलाते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे मंत्रालय तो इन्हें दे देते हैं, मेन मंत्रालय हम रख लेते हैं। हम कह रहे भाई साहब तुम बात कर, हम चला नहीं सकते, हम तुम्हें बाहर भेज के सब कुछ चला सकते हैं, और जो है विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति भी हम बन सकते हैं। पहले की बात अलग थी, अब तुम जानते नहीं हो हमें। तो जो है वो फिर हम लोगों ने आंदोलन किए, इनको धकेला बाहर। उसके अलावा क्या क्या याद रखना है, उसके अलावा ये याद रखना है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई नॉमिनेशन नहीं है, धीरे धीरे चुन के आने लगे लोग। यहाँ मतदान जो है वो दोस्तों उसका अधिकार जो है वो महिलाओं तक जो है वो विस्तारित किया गया, मतदान का। पृथक निर्वाचन को थोड़ा और बढ़ाया गया, पृथक निर्वाचन को थोड़ा और बढ़ाया गया। अब केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग हैं, तो केंद्र और राज्य के बजट भी अलग अलग होंगे भाई, केंद्र और राज्य के बजट भी अलग होंगे, तो दोनों के बजट की बात कही और आपके संघ लोक सेवा आयोग की भी बात कही। बताओ किस किस को क्लियर। हाँ, और गजर एक इंपॉर्टेंट बात कि 3 मेंबर अब जो है वो गवर्नर कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय होंगे, पहले तो एक ही भारतीय हुआ करते थे। हो गई क्लियर बात। अब संविधान सभा पे चलें। लेकिन आज वाले पेपरों को देख कैसे लगता है कि फाउंडेशन में जितना पढ़ लो ना उतना ही बढ़िया है, जितना पढ़ लो उतना ही बढ़िया है, तुम्हें नहीं लगता। और पेपर के अंदर जब तुम लोगों ने प्रश्न देखे अपने नोट से, आनंद आया ना तुम लोगों को। ये कॉन्फिडेंस रखना, ये घर की बात बता देता हूँ तुम लोगों को कि बाहर वाले जब पेपर के अंदर दे के आ रहे थे तो अपने स्टूडेंट से लोग पूछ रहे थे कि भाई कहाँ पढ़ा हुआ है जो इतना लिख रहा है, ये प्रश्न भी लिख रहा है। हाँ, जब मैंने फीडबैक लिया लोगों से, और जब दूसरे संस्थाओं वाले माथा पकड़ पकड़ के निकल रहे थे कि क्या ही पेपर आ गया, जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, जो पढ़ा था। मैं जब मोटिवेशन में 3 नीड थ्योरी की बात करता हूँ ना, मेरे अगर पुराने स्टूडेंट है तो उन्हें इतना तक पता है कि मैं 3 नीड थ्योरी में मेरे पुराने प्लेटफॉर्म पे था ना तब पढ़ाया करता था, और वो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आ गया, जो आपको कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा। टैगोर, अरविंद, परिणाम सापेक्ष, परिणाम निरपेक्ष, इको में एक प्रश्न बाहर नहीं गया। आपके जो है वो आपकी नीति शास्त्र जो अनप्रिडिक्टेबल है उसमें क्वेश्चन बाहर नहीं गया। नीति शास्त्र के अंदर पब्लिक एड में एक प्रश्न बाहर नहीं गया, और तीनों बड़े वाले प्रश्न इतने शानदार है कि मौज बन गए। हाँ, और बूस्टर के अलावा हर जना बोला कि पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था। तो अब जो है वो इतना कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, सबको हार्ड लगा पर अपना सही हुआ, तो ये अच्छी चीज़ है। और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा कर पा रहे हैं, और अगर आप लोग पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ रहोगे ना, तो आगे तो बहुत अच्छा करेंगे अपन लोग, आगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और तुम लोगों को एक न्यूज़ मैं अभी दे देता हूँ कि 15 अगस्त को मैं तुम्हें मेंस वाले एक एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट करवा रहा हूँ। 15 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक मेंस के 2 एक सब्जेक्ट तैयार और करवा दूंगा, ताकि फिर तुम लोगों की टेंशन ही खत्म हो जाए, ताकि फिर तुम लोगों की टेंशन ही खत्म हो जाए कि हाँ सर अब मज़ा आ रहा है।
ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। और ये जो है वो सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर है। अब आगे चलते हैं और भारत परिषद अधिनियम 1935 की बात करते हैं। कि जी आपने जो राज्यों के अंदर द्वैध शासन दिया था, राज्यों में जो द्वैध शासन दिया था वो तो हम सीख गए, तो अब हमें राज्यों में द्वैध शासन की जरूरत नहीं है। राज्य में द्वैध शासन की जरूरत नहीं है, राज्य में तो पूरी स्वायत्तता दे दो, राज्य में तो पूरी स्वायत्तता दे दो। बताओ ये बात तो बनती है ना, इतना हक तो बनता है ना, इतना हक तो बनता है ना कि जो राज्य में तुमने हमें हस्तांतरित आरक्षित में बांटा था, हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा दो। अब को जायज बात है जी, पूरा पूरा दो। उसके बाद में क्या तुम्हें क्या चाहिए कि केंद्र में द्वैध शासन दो। अब केंद्र के अंदर जो है वो हमें क्या दो, द्वैध शासन दो। मतलब केंद्र के अंदर कुछ गवर्नर के पास रहने दो, लेकिन कुछ तो हस्तांतरित कर दो, कुछ तो हस्तांतरित कर दो, कुछ तो जो है वो हमें भी दे दो, तो हस्तांतरित कर दो। तो अब केंद्र में जो है वो क्या हो गया दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आ गई, राज्य में द्वैध शासन प्रणाली चली गई। राज्य में अब दोस्तों आप लोग जो है वो स्वायत्ता, राज्य में अब आप लोगों को क्या मिल गई, स्वायत्ता मिल गई राज्य में। और स्वायत्ता और स्वतंत्रता जीवन में बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति को मिलती है तभी उसे आनंद आता है। तो अपनी स्वतंत्रता का आनंद आप कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे अपने घर पे हो, चाहे जो कहीं पे भी हो, ठीक है। तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता होती है। इसके लिए जो आगे चलें तो अब जो आगे चलें, ये दो चीज क्लियर कि राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता मिल गई और दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई। पहले केंद्र और राज्य में पार्ट बांटे थे, अब सत्ता हम लोगों ने किस में बांटी दोस्तों, याद रखें, संघ सूची, प्रांतीय सूची और दोस्तों आपकी संवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी के पास नहीं तो केंद्र के पास रहनी है। उसके साथ साथ दोस्तों एक विचार प्रस्तुत किया गया है कि देशी रियासतों और सबको मिला के एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। जो ब्रिटिश प्रांत है और जो देशी रियासतें हैं इनको मिलाकर क्या बनाया जाए, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अखिल भारतीय क्या मिल जाए दोस्तों, संघ बनाया जाए। और आप लोगों ने कैसे, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची के अंदर जो है वो बांट दिया। उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया, राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया और दोस्तों आपके जो है वो राज्यों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर दी। तो फिर राज्यों ने कहा क्यों भाई, वहां पे तुम लोगों ने 2 सदन बना रखे हैं तो हमारे भी 2 सदन बना दो ना। कहा जी बना देंगे। तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी बना दी, बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत और बिहार। यूपी, बिहार, असम में, बंगाल, बंबई, मद्रास में 6 के अंदर क्या बना दी दोस्तों, हम लोगों ने 6 के अंदर क्या बना दी, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी बना दी। जैसे एक विधानसभा और एक विधान परिषद, जैसे वहां राज्यसभा लोकसभा होती है ना, वैसे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद और बना दी। और हमारी एक मांग थी कि हमारे ऊपर राज ब्रिटेन से नहीं होगा, हमारे ऊपर राज ब्रिटेन से नहीं होगा, तो भारत परिषद समाप्त करने की भी घोषणा कर दी। क्या कर दी, भारत परिषद समाप्त करने की भी घोषणा कर दी। और दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, मताधिकार और दिया गया, मतलब जनसंख्या के 10% पार्ट को मताधिकार दे दिया। आरबीआई की बात कर दी, यूपीएससी की बात कर दी, फेडरल न्यायालय की बात कर दी और ब्रह्मा को जो है वो म्यांमार ब्रह्मा जो उसे भारत से अलग करने की बात पे भी सहमति बन गई, क्योंकि ना ही तो जो है वो नरजातीय रूप से ना ही भौगोलिक रूप से बर्मा हमारा पार्ट लगता भी नहीं था और है भी नहीं, ऐसे अंग्रेजों ने बिना मतलब मिला रखा था। तो कहा ठीक है इनको भी अलग करो। इसके लिए तो ये हमारी खुद की इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो डिमांड थी, तो ये जो है इनको अलग किया गया। तो क्या सर वापस याद करो, यहाँ तो कोई पढ़ा दे पे याद करो जना मजा जना नींद आवे, हाँ जना जो है वो नींद आवे पहले याद करो पहले रुक जाओ, ध्यान तो पड़े कि कहीं हो व्यू के बाद में आप बात करा, ठीक है आ जाओ। तो बात करा आप 1919 और 1935 की, मैं याद करवा दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। 1919 और 1935 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1919 का जो एक्ट है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट जो है वो 2 भागों में बांटे गए, केंद्र में बांटे गए और राज्य में बांटे गए। लेकिन यहाँ कहाँ बांटे गए कि जी संघ मतलब केंद्र में बांटे गए, राज्य मतलब प्रांत में बांटे गए और कुछ संवर्ती विषय भी रखे गए, संवर्ती सूची भी रखी गई जो गवर्नर के पास थी। याद रहे, एकदम सही, एकदम क्लियर, ठीक। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे हम लोग बात करें तो यहाँ जो है वो केंद्र में जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ क्या अपनाई गई, द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई। क्या अपनाई गई,
द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो कहा वाह इतने खतरनाक हो, तो ठीक बात है भाई, लोकसभा राज्यसभा अपनाई। तो अगले के अंदर जो है वो 6 राज्यों के अंदर, 6 राज्यों के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों को क्या अपनानी पड़ेगी, द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। और ये द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन सी थी दोस्तों, आप लोगों को याद आ रहा है तो एक विधानसभा, एक विधान परिषद, जायज बात है। 1919 के अंदर जो है वो दोस्तों राज्यों को द्वैध शासन दिया गया, राज्यों को द्वैध शासन दिया गया, राज्यों को द्वैध शासन दिया गया। और द्वैध शासन देने का मतलब कि आपको 2 भागों में बांटा था, आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। तो यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्यों को तो पूर्ण स्वायत्ता दे दी। और दोस्तों याद रख लेना, अब केंद्र के अंदर जो है वो द्वैध शासन अपनाया गया। अब क्या अपनाया गया, केंद्र में द्वैध शासन अपनाया गया, केंद्र में द्वैध शासन अपनाया गया। यूपीएससी को 35 में ही लिखना, केंद्र के अंदर जो है वो आपका जो द्वैध शासन है अपनाया गया। ये याद रख लोगे तुम लोग, ये एकदम क्लियर है। यहां मतदान का अधिकार दिया गया था, यहां मतदान के अधिकार का विस्तार किया गया, यहां मतदान के अधिकार का विस्तार किया गया, 10% तक पॉपुलेशन तक जो है वो ये मामला पहुंचा, ठीक है। और अब आगे जो है वो एक अखिल भारतीय संघ की बात करते हैं, उसके अलावा आरबीआई की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, बर्मा या म्यांमार की बात करते हैं। तो ये सारा मामला 1935 में आता है। क्लियर? सुबह फोन कर लेना आशीष जी, टेक्निकल टीम। आ गया समझ में? बताओ क्लियर है क्या? फिर आगे चलो। मैं अब मिले सुबह। तो अब जो है वो कल वाली क्लास के अंदर जो है वो याद रखें भाई, कल वाली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो संविधान सभा स्टार्ट करने वाला हूँ। अब ये नहीं चलेगा। और थोड़ा क्लियर है, थोड़ा पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया बात है, पढ़ लोगे तो मना कौन कर रहा है तुम्हें। ठीक है, तो अब अपन जो है 6:30 नहीं 7:30 या 8:30 कर दें। सर आज छोटी सी क्लास हुई, छोटी सी है तो रिवीजन हो गया, सारा काम हो गया। अब ये चैप्टर अगर तैयार हो गया तो कल से मैं संविधान सभा तैयार करवा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। क्या स्टार्ट करवा रहा हूँ? संविधान सभा स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो तैयार हो गया कल से संविधान सभा के लिए? पक्की बात? एकदम श्योर? एक बार पूरे एक्ट याद करवा दीजिए। मेरे ऊपर इतनी निर्भरता सही नहीं है ना? किसी आदमी पे इतना निर्भर भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन बस इतना सा है कि जो है वो थोड़ा खुद भी याद करने की कोशिश करो। 7:30 ठीक है जी, फिर मेरे को ऑफिस निकलना पड़ता है, तो 7:30 से 9 ठीक है, फिर जाना भी पड़ता है। 1947 का अधिनियम के लिए जो है वो आप लोग हिस्ट्री पढ़ी है, हमें अब संवैधानिक निर्माण में जाना है और संविधान सभा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की थी, बस तुम्हारी एक सोच डेवलप करने के लिए। मैं हिस्टोरिकल पक्ष में बहुत कम गया, पॉलिटिकल चीज़ से ही विधान परिषद बनी, फिर विधान परिषद को थोड़ा बढ़ावा दिया, फिर राज्यों में विधान परिषद बनी, उसके बाद में विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य आए केंद्र वाले में,
फिर 10 से मतलब 16 तक सदस्य हुए, फिर 16 से लेकर जो है 60 तक हुए। फिर हमें बजट पर जो है वो प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, मतदान का अधिकार मिला। फिर आगे जब हम गए तो हमें जो है वो और विस्तार हुआ, और वहाँ पे हमें जो है वो अनुपूरक प्रश्न का अधिकार मिला, मतदान का अधिकार मिला। जब आगे चले तो सब्जेक्ट केंद्र और राज्य में बांटे गए। ठीक है, केंद्र और राज्य की विधान परिषदों को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो बढ़ावा दिया गया। फिर उसके बाद में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई, फिर राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई। तो ये दिमाग में तो पता चला। पॉलिटी का सिलेबस कब तक हो जाएगा? 15 तक हो जाएगा। पॉलिटी का सिलेबस कब तक हो जाएगा? 15 तक हो जाएगा। न्यायपालिका तक, आयोग बाद में करवाऊंगा। 15 तक हो जाएगा, मेरा पूरा प्रयास है। तुम में से तो बहुत सारों ने पहले पढ़ रखी है पॉलिटी। हम्म। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, राम राम। मिलते हैं। और अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं सामर्थ्य बैच के लिए, और जो है वो एडमिशन करवाएं भाई। अगर आप लोग कन्वेंस हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, तो अपने साथ वालों को भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। संविधान सभा की पहले पीडीएफ दे दो। ठीक है।